हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन, जो सभी को कभी ना कभी लाइफ में थोड़ी बहुत देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आता है। तो उसको किस तरह से हम बैचलर रेमेडीज से डील कर सकते हैं अपने डिप्रेशन को, और किस तरह से बैचलर रेमेडीज हमें हेल्प कर सकते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, किस तरह के कितनी तरह के डिप्रेशन होते हैं, what are the kinds of depression and what are the symptoms of depression। हमें पता कैसे चले कि हम डिप्रेशन में हैं। नहीं तो कई बार थोड़ा बहुत डिप्रेशन होता है, लो मूड होता है, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं और सिर्फ चिड़चिड़ाते हैं या किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं उसके। तो हम देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के और बेस्ट रेमेडीज कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं डिप्रेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ सीरियस मूड डिसऑर्डर विच इज वेरी कॉमन। बहुत कॉमन है, सबको कभी ना कभी होता है। जब हमारा मूड थोड़े लंबे समय के लिए खराब रहता है, थोड़ा बहुत किसी समय किसी घटना के कारण ऑफ हो जाना और मन ना लगना, वो एक डिफरेंट बात है। किसी सिचुएशन के कारण अगर हमारे को थोड़े कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अगर हमारा मूड खराब हो रहा है तो वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर वो परसिस्ट करता है लंबे समय तक तो वो एक सीरियस डिसऑर्डर है जो बाद में हमें और कई तरह से परेशान करता है। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील। अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, और जब डिप्रेशन नहीं होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप हमेशा अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, लेकिन जिन दिनों डिप्रेशन होगा तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। किसी ने कुछ भी कहा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपके सोचने के तरीके को अफेक्ट करेगा। आपका थॉट पैटर्न जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और आप रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी अच्छी तरह से डील नहीं कर पाएंगे। उनको करने में भी आपको परेशानी का अनुभव होगा। जैसे कि अच्छी नींद नहीं आएगी, ठीक तरह से खाना नहीं खाना चाहेंगे, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। The symptoms must be present for at least 2 weeks for diagnosing the depression। अगर हम डिप्रेशन किसी का डायग्नोस करते हैं तो ये नहीं कि थोड़ा सा ही मूड खराब हुआ तो हमने कह दिया कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं होता है। अगर कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा तक अगर मूड खराब चल रहा है और वो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो रहा है, ना आपको ठीक से नींद आ रही है, ना आप ठीक से खा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन के केस में आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर जो हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यू आर अनेबल टू डील विथ योर सिचुएशंस। तो ऐसी स्थिति में हमें इलाज करने की जरूरत होती है, जो कि नॉर्मली लोग टाल देते हैं कि नहीं ये तो मूड खराब है, ठीक हो जाएगा, आज खराब है, या घर वाले भी सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही है, इसका मूड खराब ही रहता है, बजाय इसके कि इस दिशा में सोचें कि उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कितने प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। एक तो मेजरली जो डिप्रेशन होता है वो कुछ दिनों तक चलता है। 2 वीक्स से तो ज्यादा ही चलेगा, जैसे कि हमने कहा डिप्रेशन डिक्लेयर करने के लिए, और वो उसका ड्यूरेशन भी 2 वीक्स या उससे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 महीना, ये तो एक नॉर्मल कॉमन होता है जो डिप्रेशन की शुरुआत है। उसके बाद वो ठीक हो जाता है, वो फिर से हो सकता है, दोबारा हो सकता है। एक तो ये सिचुएशन होती है। उसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें कि आप कंटिन्यूअसली सालों के लिए आप डिप्रेशन में ही रहते हो, तो उसमें कई बार आपका बहुत वेट लॉस हो जाता है और चिड़चिड़ाने लगते हैं, नींद नहीं आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेस सीवियर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, इसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जब लंबे समय तक चलता है तो बीच बीच में कभी थोड़ा, कभी कम, थोड़ा कुछ ठीक हुए आप, फिर कभी आपको ज्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखे, तो
उसमें सीरियस डिप्रेशन के वो नहीं दिखता है कई बार, लेकिन वो लंबे समय तक चलता है, जैसे कि 2 साल 3 साल इस तरह से चलता है। जो एक्चुअली जो क्लिनिकल डिप्रेशन जो डिक्लेयर करते हैं डॉक्टर्स, वो ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर को ही ज्यादातर डिक्लेयर करते हैं। पेरिनेटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसको बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, तो उस समय में भी उसको कई बार डिप्रेशन आता है। और आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि बहुत सारे ओवरवेलमिंग वर्क होते हैं जिसको, और एक नई सिचुएशन के साथ डील करना है, बच्चे को भी हैंडल करना है और बाकी सारी चीजों को हैंडल करना है, तो उसमें कई बार अगर आपको सपोर्ट प्रॉपर नहीं होती है, फैमिली मेंबर्स की या आपके पार्टनर की सपोर्ट अगर अच्छी नहीं होती है, तो भी डिप्रेशन हो जाता है। पर ये सब टेम्परेरी डिप्रेशन होते हैं। एज सुन एज यू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, और अपनी नई सिचुएशन के साथ जब आप एडजस्ट हो जाते हैं एंड यू बिकम केपेबल ऑफ हैंडलिंग योर चाइल्ड एंड द अदर फैमिली मेंबर्स, तो फिर आपका ये डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक और डिप्रेशन होता है जो कि सीजनल होता है, जैसे कि बरसात के मौसम में बहुत ग्लूमी और चारों तरफ बादल हैं, अंधेरा हो गया है, तो उसमें एक ग्लूमी सी फीलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी एक डिप्रेशन का मूड होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आलस ज्यादा आता है। इसी तरह से जब गर्मी आती है या जिस समय विंटर्स शुरू होती हैं, तो उस समय भी कई बार डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर है डिप्रेशन विद सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। This is a severe form of depression where a person experiences delusions or hallucinations. उसमें आपको कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ सुनाई देने लगता है, आपको लगता है जैसे कुछ लोग हैं आपके आसपास, और कभी कभी आपको साए से दिखाई भी देते हैं, और कभी कभी आप जो हैं कोई आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं जो औरों को नहीं सुनाई दे रही हैं, तो डिल्यूजन्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा सीरियस टाइप का डिप्रेशन होता है जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और उस प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम बैचलर रेमेडीज को भी यूज करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है और हम उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, जल्दी कर सकते। इसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो ये भी एक मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है, एक मतलब आदत सी हो जाती है आदमी को डिप्रेशन में रहने की, और वो उसका भी मेन रीजन ब्रेन में केमिकल्स का प्रॉपर जनरेशन नहीं, जो हार्मोन्स आपके होने चाहिए वो नहीं हो पाते, सेरोटोनिन और ये डोपामिन वगैरह आपके ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहे हैं आपके ब्रेन में, तो हमें इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, और ये यूजुअली जेनेटिक होता है, यूजुअली आपके हेरिडिटरी में आपने कहीं से इनहेरिट किया हुआ होता है। तो इसमें जो है व्यक्ति बहुत उदास महसूस करता है अपने आप को, उसका बहुत इंडिफरेंट सा उसे लगता है जैसे कि आई एम वेरी सेपरेट फ्रॉम दिस होल वर्ल्ड, मैं इसको अपने को कनेक्ट नहीं कर पाता है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, और एक तरह की होपलेसनेस होती है उसे, कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है उसे, किसी अच्छी चीजों के होने का उम्मीद नहीं होता, बुरी चीज पहले सोचती है, और कंबाइंड विद अ वेरी लो एक्टिविटी लेवल, और इसके साथ साथ वो बहुत ही कम काम करना चाहता है, एक डिप्रेसिव मूड में एक तरफ को बैठा ही रहता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करेगा लेकिन खुद कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह का बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। तो इसमें भी बैचलर रेमेडीज हमारी हेल्प करती हैं। आई वोंट से कि इट गेट्स क्योर्ड, ये तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और कितना पुराना है, कितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। अगर बहुत बिगिनिंग में आते हैं तो बहुत हद तक ठीक भी हो जाता है, और अगर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो गया है तो क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है और ब्रेन के केमिकल से रिलेटेड होता है, तो इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ तो लेनी ही होती हैं, पर उसके साथ में अगर हम एरोमा थेरेपी और बैचलर थेरेपी को कंबाइन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फर्दर और सिम्टम्स हैं कि आप बहुत लंबे लंबे समय तक आपका मन उदास रहता है, एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है,
और एक खालीपन सा महसूस करते हैं। जैसे कि स्पेशली कई बार जब आपके बच्चे सेटलिंग स्टेज में होते हैं या बाहर चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए या कहीं और दूसरी सिटी में या कंट्री में जाके सेटल हो गए हैं, तो आपको बहुत खालीपन महसूस होता है। जो आप बच्चों के साथ लगे हुए थे इतने वर्षों से उनके ब्रिंगिंग अप में, तो एक बहुत बड़ा सा वैक्यूम आता है। तो उसकी वजह से भी एक डिप्रेसिव मूड आपका रहने लगता है और एक एंजाइटी बनी रहती है कि अब सब लोग दूर दूर हो गए हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और पैसिज्म, अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा होने की कभी कोई उम्मीद ही नहीं होती, हर चीज में वो नेगेटिव ही देख रहा है और उसे कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आता है, वो सोच ही नहीं पाता कि कुछ अच्छा भी हो सकता है उसकी लाइफ में, तो फिर वो भी एक डिप्रेशन का प्रकार है जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह से बैचलर से ट्रीट कर सकते हैं। फीलिंग्स ऑफ इरिटेबिलिटी, कोई व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ाता है, उसको कोई भी बात किसी की अच्छी नहीं लगती, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है या किसी बात में देर हो गई, कुछ भी कोई भी कारण लेके कोई भी किसी भी छोटी सी बात को लेके उसको चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबल होती है और फ्रस्ट्रेशन होता है। कोई छोटा सा भी फेलियर हो जाए, सारी चीज तो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है डे टू डे लाइफ में, तो लेकिन अगर कोई भी छोटी सी बात अपनी मर्जी के खिलाफ हो गई तो फ्रस्ट्रेशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, बच्चे के मार्क्स कम आ गए तो फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो ये भी एक नेचुरल फीलिंग नहीं है जिसको कि हमें ट्रीट करना चाहिए। और रेस्टलेसनेस बनी रहती है, जब इस तरह की फीलिंग्स होंगी कि इरिटेबिलिटी रहेगी और फ्रस्ट्रेशन रहेगा, हर चीज में नेगेटिव सोचेंगे, तो एक रेस्टलेसनेस भी हमारे ब्रेन में बनी रहती है। ऐसा होने से शांति नहीं मिलती है और कोई छोटी सी गलती हो गई और उसको लेके हम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं कि अब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो वो भी एक गिल्ट अगर हमारे अंदर है कंटिन्यूसली, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और अब जो भी घटना हो गई उसको छोड़ के अब आगे बढ़ना है और दूसरा है कोई अच्छा काम करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि जिससे कभी कोई गलती ना होती है, तो लेकिन कुछ लोग अपनी गलती को लेके लाइफ लॉन्ग रिपेंट करते रहते हैं और आगे ही नहीं बढ़ते, उस घटना से आगे बढ़ के और प्रगति करने की कोशिश करें और अच्छे कार्य करने की कोशिश करें, वो नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या वर्थलेसनेस, ऐसा लगता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई हमें कुछ समझता नहीं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप को बहुत कम आंकना, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। और या फिर जो आपकी परिस्थितियां हैं उसमें से आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ भी और आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो भी एक डिप्रेशन का स्टेट आता है। तो अगर इनमें से कोई भी आपका सिम्टम आ रहा है तो उसको बैचलर रेमेडी के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी डेली लाइफ में उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना रह जाना, जैसे ऐसा लगे कि कोई आनंद का स्रोत रह ही नहीं गया है, अब बस जिए जा रहे हैं यूं ही, तो कोई प्लेजर कहीं से नहीं मिल रहा है, हमारी कोई हॉबीज नहीं है, हमारी कोई एक्टिविटीज नहीं है। तो अगर ऐसा होने से यू आर नॉट लूजिंग इंटरेस्ट इन योर लाइफ, देन इट इज फाइन बिकॉज दैट इज योर नेचर। लेकिन अगर आपकी कोई हॉबीज और एक्टिविटीज नहीं है और उसके कारण यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन लाइफ, आपको एक अनमनापन रहता है, आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से रिलेट अपने आप को नहीं करते हैं, तो वो एक डिप्रेशन का सिम्टम है। या फिर डिक्रीज एनर्जी फटीग, आपको हमेशा कमजोरी और एनर्जी लेवल बहुत लो लगता रहता है और बहुत स्लो डाउन हो गए हैं आप अपनी एक्टिविटीज में, तो वो भी एक डिप्रेशन का मेन सिम्टम है। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है और याद नहीं रहती चीजें, आप भूल जाते हैं कहाँ रखा था, कैसे किया था, किससे बात की थी, क्या कहना था। और डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज में कि ये डिसीजन लेंगे तो फला व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज ठीक है क्या नहीं है, मतलब आपका ब्रेन जो है वर्क ही नहीं कर पा रहा है कि हम क्या डिसीजन लें।
तो ये भी एक डिप्रेसिव स्टेट का सिम्टम है। सोने में परेशानी हो रही है, जल्दी उठने में सुबह परेशानी हो रही है, या हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं, हर समय नींद आ रही है, तो वो भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है, जिसको बैचलर रेमेडी से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी भूख प्यास बंद होने लगती है, चेंजेस इन एपेटाइट, भूख प्यास बंद होने लगती है, या आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। दोनों ही केस में वो आपके लिए ठीक नहीं होता। बहुत ज्यादा खाते हैं तो वेट बढ़ता है, बहुत कम खाते हैं तो वेट बहुत लूज कर देते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनका डिप्रेशन में 10-15 किलो वजन कम हो जाता है, या 10-15 किलो बढ़ जाता है, 20 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि वो खाने लगते हैं। मंचिंग करने से उनको एक थोड़ा सा उस समय सुकून सा महसूस होता है, तो वो कोई भी चीज लेके मंचिंग करते रहते हैं पूरे दिन। और अगर आपके शरीर में बहुत सारे दर्द रहने लग गए हैं और अक्सर सर दर्द हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो वो भी एक डिप्रेशन के कारण हो सकता है। ये सिम्टम डिप्रेशन के कारण हो सकता है कि कोई फिजिकल कारण भी हो। और वैसे तो जैसे कि हम लोग बैचलर में मानते हैं कि जितने भी फिजिकल डिजीज हैं या पेन्स हैं, उनके सब के रूट में हमारा कोई ना कोई इमोशन होता है। तो अगर हम उस इमोशन को ट्रीट कर लेते हैं तो हमें इन चीजों में भी आराम आ जाता है। और अगर आपको कंटिन्यूसली कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रह रही है, गैस बहुत बन रही है, तो कोई फिजिकल उसका कारण नहीं दिख रहा है, पेट ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वैसे आराम है, या कॉन्स्टिपेशन अचानक रहने लग जाए, तो वो भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। और यह आपको बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि क्या फायदा है इस जिंदगी से, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। और बहुत से लोग कई बार अपना हाथ काट लेते हैं बार बार, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि बहुत बार इस व्यक्ति ने अपने हाथ को काटा है। तो इतनी बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो कई बार डेथ्स हो भी जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, हिम्मत नहीं होती, थोड़ा सा काटते हैं, हल्का सा काटते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कितना दुखी होगा जिसने कि अपने हाथ को काट के मरने की कोशिश की। तो उसको उस स्थिति से, उस मानसिक स्थिति से हम बाहर ला सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बैचलर रेमेडीज के द्वारा, जिसमें कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक कि मेरा अनुभव है, हमारी बैचलर रेमेडीज जो हैं वो एलोपैथिक दवाइयों से भी ज्यादा अच्छा काम करती हैं। क्योंकि एलोपैथी में जो साइकेट्रिस्ट दवाइयां देते हैं उसमें सेडेटिव की मात्रा काफी होती है, तो व्यक्ति बहुत समय सोता है या डल हो जाता है, कुछ काम में नहीं लग पाता। और हमारी दवाइयों से उसे अंदर से सुकून आता है, अंदर से उसको थॉट्स में अपने इम्प्रूवमेंट होता है, और उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे मरने का प्रयास नहीं करना है, मुझे जीने का प्रयास करना है, एक अच्छी जिंदगी को जीने का प्रयास करना है। तो बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हम बैचलर रेमेडीज के द्वारा अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब देखते हैं कि बैचलर रेमेडीज हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं हमारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज लेकर के आई हूँ जो आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो है कभी भी एक कारण से नहीं आता है। जब व्यक्ति चारों तरफ से बहुत सारे कारणों से घिर जाता है, तब फिर धीरे धीरे करके उसके कुछ सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। तो हम कुछ मेडिसिन के बारे में देखेंगे, कुछ रेमेडीज के बारे में देखेंगे। एक बहुत मेन रेमेडी है गोर्स। गोर्स जो है वो जब हमारी बहुत होपलेसनेस वाली कंडीशन होती है, जब हमें जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं रह गई कि हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, मेरी परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, मेरे आसपास के लोग मुझे प्यार कर सकते हैं, अगर हम ऐसा सोच ही नहीं पा रहे बिल्कुल, तो हम गोर्स को लेने से अपने मनोभाव में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जेंशन है कि आप बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, और किसी की कहीं भी थोड़ी सी बात भी आपको बुरी लग जाती है, और एकदम से आप निराशावादी दृष्टिकोण में चले जाते हैं। सारे नकारात्मक भाव आपको सबसे पहले आते हैं। कोई भी घटना
किसी भी क्षेत्र में जब आप अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो सारे नकारात्मक भाव आपको पहले आते हैं, और बाद में आप अपने को समझा के भले ही सकारात्मक बनाएं और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम जेंशन रेमेडी से अपनी उस डिप्रेसिव स्टेट को दूर कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी दवा है मस्टर्ड, जो बिना बात ही कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है। सबसे ज्यादा सेफ और अच्छी दवा है मस्टर्ड। जब अकारण ही अचानक ही हमें 2-4 दिन के लिए कभी डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं, किसी कोई कारण नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, कुछ भी नहीं हुआ, सडनली हमारा मूड खराब हो जाता है और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो हम मस्टर्ड ले सकते हैं। ये दवा बहुत लोगों को अक्सर जरूरत पड़ती है, तो ये बहुत सेफ है। बहुत अच्छी तरह से आप इसको लेके एक गिलास पानी में आप 8 बूंदें डाल के अपने सामने रख लीजिए और उसको धीरे धीरे सिप करते रहें। हर 5-10 मिनट पे आपने गिलास उठाया और थोड़ा सा सिप कर लिया, बस इतना मात्र करने से आपका मूड अच्छा हो जाता है। ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप एक गिलास अपने पास रखें, कोई भी ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपको बार बार उठ के लेनी है, बार बार ये करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मन अच्छा हो जाएगा। दूसरी एक और रेमेडी है हमारी स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत परेशानियों और दुख को झेलता है, बहुत सारी उसकी परेशानियां से 8-10 साल से बनी हुई हैं, कभी कोई परेशानी आती है वो ठीक होती है, फिर उसके बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, तो और एक स्थिति ऐसी आती है जब उसे कोई मार्ग ही आगे नहीं दिख रहा है, उसको इतना डिप्रेशन आता है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ गलत बार बार घटता ही चला जा रहा है, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दिस इज सिमिलर टू गोर्स, लेकिन गोर्स में टोटल होपलेसनेस है और इसमें कोई छोटी सी घटना से भी वो होपलेसनेस हो सकती है, लेकिन स्वीट चेस्टनट में बहुत लंबे समय तक दुख और यातना को झेलने के बाद जब व्यक्ति इस ऐसी मेंटल स्टेट में आता है, बहुत हिम्मत रखता है, बहुत दिनों तक बहुत स्ट्रगल करता है, उसके बाद जब वो एक डिप्रेसिव और होपलेसनेस की स्टेट में आता है तो हम लोग स्वीट चेस्टनट देते हैं। और एक और रेमेडी है क्रैब एप्पल, जो कि हमारी नकारात्मकता को दूर करती है, जो नकारात्मक सोच है उसको दूर करती है। तो आपने देखा कि ये जो रेमेडीज हैं वो आपस में काफी मिलते जुलते भी हैं और सिमिलर टास्क भी है इनका। तो कभी अगर छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें से किसी दवा को लेके अपने को ट्रीट करके देख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, या आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ऐसे में हम क्या ये दवा लें। और अदरवाइज यू शुड कंसल्ट। आपको जो है अगर आपकी इससे ज्यादा कुछ परेशानी वाली स्थिति है तो ये प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे बैचलर रेमेडीज हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आप अपने को स्वयं को एक थेरेपिस्ट समझ के और पूरा अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो कि कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके साथ आपको और भी बहुत सारी दवाइयों की जरूरत हो सकती है। तो अगर थोड़ा सा भी सीरियस आपका है डिप्रेशन, थोड़ा लंबे समय से है, तो आपको किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसपे आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या लिख सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दवाइयाँ हम लोग कोरियर कर देते हैं। और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई बैचलर थेरेपिस्ट ही बना सकता है। अभी आप लोगों की बिल्कुल बिगिनिंग है, तो अभी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा कि आप स्वयं अपनी दवा बनाएं। हाँ, वक्त जरूरत पे आप थोड़ा बहुत इसको ले सकते हैं। और बहुत जल्दी ही हम एक छोटा सा कोर्स डिजाइन कर रही हूँ जिसमें कि हम डिप्रेशन से रिलेटेड थोड़ा लंबा बैचलर रेमेडीज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप स्वयं अपने को और अपनी फैमिली मेंबर्स को एक स्मॉलर लेवल पर ट्रीट कर सकें। और कभी भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो केवल खुद से ना ट्रीट करते रहें, एलोपैथी में जरूरत है तो वहां भी जाइए और बैचलर थेरेपिस्ट से दवाइयाँ लीजिए। This is all for today
Thank you very much for joining me in this session. And now you can ask anything, whatever you want to ask about this topic. मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पूछिए। हेलो, हाँ मिसेस कंसल, अभी ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज रहती हूँ और मतलब एंथो लेवल अच्छा रहता था, लेकिन अभी कुछ 5-10 दिन से ऐसा है कि मतलब मुझे किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन नहीं हो रहा, कुछ भी एंथो नहीं मैं फील कर रही और मैं रीजन ही नहीं जान पा रही कि ऐसा क्यों है। और जबकि मेरा एक डेली एक रजीम रहता है कि एक्सरसाइज का टाइम है, मॉर्निंग का इससे, और मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट माय डिसिप्लिन लाइफ की। हाँ, इस टाइम को मैंने इस चीज के लिए एलोकेट किया हुआ है और मैं उसको अपना अच्छे से, जैसे डांस का भी टाइम है, अपनी हॉबीज को परस्यू करने का टाइम है, या घर के लिए टाइम है, ऐसे मैंने अपना सब चीजों को डिवाइड किया हुआ। लेकिन अब मैं करती तो हूँ, लेकिन किसी भी चीज में ज्यादा मन नहीं लगता। करना एक मतलब जैसे एक करना है तो करना है, लेकिन मन नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को किस मेडिसिन से ज्यादा मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने मस्टर्ड जैसे मस्टर्ड में कभी कभी ऐसे ट्राई की थी, तो अकेली मस्टर्ड से मुझे आराम नहीं मिला। तो वही मैं पूछना मस्टर्ड चाह का रही नहीं, थी। आपका थोड़ा सा डिप्रेसिव, थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेशन का भी केस है साथ में, और आपका एनर्जी लेवल का भी केस है। तो जैसे थोड़ा तो एनर्जी बूस्टिंग जो रेमेडीज हैं, ओलिवर, हॉर्नबीम, उनकी भी जरूरत है। और दूसरे आपको, आपके लिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, शायद मैंने आपको दिया भी है, दिया हुआ भी है, और पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। हाँ, आपका पूरा कॉम्बिनेशन ही बनेगा, 1-2 दवा से नहीं होगा, बिकॉज आपका थोड़ा सा डिप्रेशन का भी केस है। और साथ में और दूसरी जो भी चीजें होंगी वो पूरी डिस्कस करने के बाद ही आपको दवा में बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, आप गोर्स जंक्शन अक्सर ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, 3-4 दिन या हफ्ता भर आप गोर्स जंक्शन ले लीजिए सर। कभी मस्टर्ड से आपको उतना आराम नहीं आएगा। जी स्वीट जी चेस्टनट, जी, स्वीट चेस्टनट ओके। ले सकते हैं आप फॉर अ वीक। आप स्वीट चेस्टनट ले लीजिए। तो दिस वे यू कैन ट्राई। और आप मुझे कंसल्ट करेंगी तो जैसे मैं आपकी फिर दवा राइट, बना दूंगी आपकी। ओके ओके, ठीक हाँ, है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। एनीवन एल्स? कुछ भी पूछ सकते हैं आप, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। अब मुझे इसमें मुझे ऑलिव एंड हॉर्नबीम भी ऐड करनी पड़ेगी? ओलिव एंड हॉर्नबीम आपको ऐड करनी चाहिए, क्योंकि आपको थकान और कमजोरी है। जी और उसके साथ में अपनी हॉबीज को तो परस्यू करते रहना है, चाहे आपको थोड़ा थकान भी लग रही है, क्योंकि वहीं से आप प्लेजर डिराइव कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल, कुछ ऐसा है ना, जी जी, राइट कोई भी राइट राइट। जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको परस्यू जरूर करना है आपको। और थोड़ा सा अपनी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए कि डाइट में भी हाँ, मुझे आपकी, अभी मैं हाँ किसी से डिस्कस हो रहा था, तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, वो बोल रही थी डाइट भी एक रीजन है कि आप लो फेज में चले जाते हो। हाँ, डाइट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मात्रा आपको बढ़ानी है अपने खाने में। तो जी और तीनों मील्स प्रॉपर लेने चाहिए, टाइम से लेने चाहिए। किस टाइम आप ले रहे हैं, अगर आप देर में ले रहे हैं, आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप नहीं ले रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम आती है। और मॉर्निंग में चाय को अवॉइड करें और कोई और चीज लें उसकी जगह, जैसे सौंफ का पानी या जीरे का पानी, और विंटर्स में आप दालचीनी को उबाल के उसका पानी। तो इन सब चीजों से भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा मजबूत होता है। जी जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। गैस फ्लावर की दवाइयाँ किस उम्र के बच्चे को दी जा सकती है? शुरू से दी जा सकती हैं, वहाँ आप बहुत कम मात्रा में देते हैं, लेकिन और इन्फेंट्स को भी एक्चुअली आप पिलाते नहीं हैं, लेकिन आप उनकी स्किन पे हल्का सा लगा सकते हैं, यहाँ पे जैसे पल्स पॉइंट होता है उस पे लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, 3-4 महीने के बाद आप दे सकते हैं। मात्रा बहुत कम होती है। हम भी अवॉइड 6 to 8 मंथ्स का बच्चा 6 मंथ्स के बाद दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत डाइल्यूट करके देंगे पानी में। पानी में डाइल्यूट हम बहुत कर देते हैं ना। अगर 1 ड्रॉप अल्कोहल की भी आ गई आपकी आधी कटोरी पानी में, तो अल्कोहल का तो कुछ बचा नहीं। और फ्लावर वाइब्रेशंस तो बहुत अच्छा काम करती हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है।
और हम बच्चे के जब छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम स्प्रे कर देते हैं उनके चारों तरफ, रेमेडी को डाइल्यूट करके स्प्रे कर देते हैं। एक ये मेथड होता है छोटे बच्चों के लिए, इस तरह से यूज करते हैं। बहुत बुजुर्गों के लिए भी, या जो लोग एलर्जिक होते हैं ज्यादा, उनके लिए भी इस तरह से यूज करते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो रेमेडीज को चैंट कर सकते हैं, जिनका फेथ होता है चैंटिंग में। मतलब फेथ तो देखिए, जिस भी हीलिंग सिस्टम को आप अपना रहे हो उसमें आपका फेथ होना जरूरी है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर रेमेडी को चैंट करते हैं तो भी उसकी वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, और वो उसके लिए बच्चे को फायदा करती है। बच्चे के लिए मदर कर सकती है, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो खुद अपने लिए चैंटिंग कर सकता है। कई बार होता है कि दवा आपने कोई पूछी, मैंने बताई, आपके पास नहीं है, तो आप उसको चैंट कर सकते हो। मैं खुद बहुत करती हूँ। व्हाइट चेस्टनट जो है, जैसे दिमाग को काम डाउन करती है, और कभी नींद नहीं आ रही होती है तो लेटे लेटे ही व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, मुंह से नहीं भी बोलते हैं तो मेंटल चैंटिंग आप करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से विद इन 5 मिनट्स नींद आ जाए। तो मतलब ये मेरा अपना तो अनुभूत सत्य है ये, लेकिन जो जो लोग करके देखेंगे तब उनको पता चलेगा। मतलब रेमेडीज का तो होता है, मतलब वाइब्रेशनल रेमेडीज हैं, तो वाइब्रेशंस को हमने वाटर में कलेक्ट किया हुआ है, या हम जनरेट कर रहे हैं, या उसी फ्रीक्वेंसी के कुछ नंबर्स होते हैं वो अगर आप अपनी बॉडी पार्ट पे लिख लेते हैं। तो एक्चुअली तो एक फ्रीक्वेंसी है हर चीज की, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर आप टैप कर लेते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर फायदा मिल जाता है उससे रिलेटेड जो होता है। और जैसे रेकी देते हैं तो हाँ एक साथ मान लीजिए 2-3 लोगों को रेकी दी, तो हाँ, उसके बाद थोड़ी थकान सी होती है, तो क्या खुद को भी रेकी देनी चाहिए? आपके थ्रू तो रेकी होके जा रही है, अगर उसके बाद आपको थकान लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपका कनेक्शन कट नहीं होता है। आप नॉर्मली मुझे लगता है कि घर के परिवार के सदस्यों को ही दे रहे होंगे, तो उसके बाद भी आपका एक तो रिजल्ट के साथ आप अटैच हो जाते हैं कि अब मैंने रेकी दी है इनको, तो इनको ठीक हो जाना चाहिए, अब इनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये मेरे साथ भी बहुत होता था शुरू में, जब मैंने रेकी करना शुरू किया था तो खुद ड्रेन हो जाते थे और एनर्जी उनका, ये सिर्फ उसका एक ही रीजन होता है कि हम उनसे अपना कनेक्शन कट नहीं कर पाते। जो नेवल से कनेक्शन कट करते हैं उसको कट कीजिए, और नहीं हुआ है तो फिर से कीजिए कट, और आप ऑरा क्लीन कर लीजिए, तो वो ड्रेनिंग चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से फिर मतलब रिजल्ट से या उससे अटैचमेंट रखते हुए व्यक्ति से अटैच नहीं होना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और नहीं तो कर लीजिए अपनी, तो करने में कोई हर्जा है ही नहीं।